सबको प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स ऑफ ग्रामर और टेंसेस कर लिए हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है वॉइस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए, तो वॉइस किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन एंड एन इजी आंसर। वॉइस मतलब that form of verb which denotes what the subject has done to the object or what has been done to the subject by the object। ये डेफिनेशन अगर आपको कहीं पे पूरे इंटरनेट पे या किसी किताब में मिल जाए तो बता दीजिएगा, कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, गारंटी। तो किसी किताब में है, कहीं किसी किताब में सर आप कहाँ से लेके आए? कहीं से भी नहीं लेके आए। दिस इज माय डेफिनेशन। You see, when you dive into the ocean of language and bring out lovely pearls from the sea bed, from the ocean bed, that's where your skills matter. And this is what we people strive to do. When you are teaching a subject or when you are pursuing a subject, you should try and be a scholar in it. You should try and be expert in it. You should be able to create your definitions. You should be able to uh, comprehend things the way they are, है ना? Instead of following a routine pattern and a routine definition, like what uh, Rancho did in Three Idiots. He liked to simplify things, comprehend things, rather than learning the traditional definitions of the books of science, right? What is a machine? And we are from a different place अगर हम ये सब करते तो, बट दिस इज हाउ इट इज डन। ये डेफिनेशन ऐसे नहीं मिलेगी आपको, बहुत तरह से बनाई गई है। नाउ सिंस दिस इज नॉट अ लॉ कि सेक्शन 2 क्लॉज एच में डेफिनेशन होगी और कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन वैसे भी वॉइस की कहीं पे मिलने वाली नहीं है, ठीक। लेकिन इस डेफिनेशन से क्या होगा, हमको ये समझ में आएगा कि वॉइस वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का वो फॉर्म है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। वर्ब का लैटिन रूट वर्ड वर्बम है, अपन जानते हैं। तो वर्ब के फॉर्म से ही पता लगता है कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया है, या यूं कहे कि ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है। बात वही है, लेकिन सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब आ रही है या सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब आ रही है। इसीलिए वॉइस के दो भेद बनते हैं। बड़े आसान है, सुने हुए आपके। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। चलो, इनके नाम कैसे पड़े, एक्टिव और पैसिव, इस पे आते हैं, है ना। अभी तो ट्रेडिशनल है, देखो एग्जाम्पल बन जाएगा, राम राइट्स अ लेटर। राम जी हमारे सबसे फेवरेट स्पिरिचुअल बुक्स में जो कैरेक्टर हैं उनमें से फेवरेट हैं, और अभी उनका मंदिर भी बन रहा है, खुशी की बात ये है। तो अपने एग्जाम्पल में राम जी सबसे ज़्यादा आते हैं बार बार। चलो, तो राम राइट्स अ लेटर, पैसिव क्या बनेगा? लेटर इज रिटन बाय राम। बढ़िया, है ना। ये नहीं पढ़ाना मुझे, ये तो आपको आता है। तो इसके अपन अभी रूल्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब तो आ जाएगा। एक्टिव वॉइस का नाम एक्टिव वॉइस क्यों है, ये लॉजिक। और पैसिव वॉइस का नाम पैसिव वॉइस क्यों है, ये लॉजिक। ये दो तो मजा आया यार सर। चलो फिर, मजे लेना है तो ऐसे ही लेते हैं सब्जेक्ट के। चलो, एग्जाम्पल अपन ने बनाया था, वापस लेते हैं कोई दूसरा। मुग्धा ईट्स चॉकलेट्स। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस का नाम एक्टिव क्यों पड़ा। अब आप देखना इसका स्ट्रक्चर क्या है। मुग्धा इज द सब्जेक्ट, ईट्स इज द वर्ब, और चॉकलेट्स वो चीज़ है जिसको मुग्धा खा रही है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पहले आए वो महत्वपूर्ण, जिसका नाम पहले लिया जाए वो महत्वपूर्ण। तो बताओ, चॉकलेट्स का नाम पहले लिया कि मुग्धा का नाम, खाने वाले का नाम पहले लिया? खाने वाले का। खाने वाला कौन? मुग्धा, कर्ता। ईट क्या है? क्रिया।
खाती है। चॉकलेट्स क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट या कर्म, है ना, जिसको वो कर रही है। संस्कृत में से कर्म बोलेंगे लेकिन हम वस्तु ही लिखेंगे। चलो, तो कर्ता क्रिया प्लस वस्तु, ये इसका स्ट्रक्चर है। मुग्धा ईट्स चॉकलेट्स। अब देखो आप, इसी का जब पैसिव बनता है तो क्या बनता? अगर पैसिव बनाते तो दिस इज एक्टिव वॉइस। आपने मन में बना लिया होगा, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मुग्धा। अब इसका देखो आप, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है ना, पहले वस्तु, जो खाई जा रही वस्तु है वो पहले आ रही है। उसके बाद आर क्रिया है, सहायक क्रिया। ईटन भी क्रिया है, सहायक क्रिया, तो आर ईटन ये क्रिया हो गई। बाय, बाय फिर एक प्रीपोजिशन आ गया, और मुग्धा सब्जेक्ट, बीच में प्रीपोजिशन। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जो एकमात्र बाय ही लगता है पैसिव वॉइस में, और आखिरी में सब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जिसका नाम पहले वो महत्वपूर्ण ज्यादा। चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। हम नहीं कहते कि किसी को अगर महत्व देना हो तो यार इसको फ्रंट में लाओ, यार इसको बैक में करो। फोटो खिंचाना है तो यार जो सुंदर सुंदर लोग हैं वो फ्रंट में आओ, बैक में करो। सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जिनका फोटो लेना जरूरी है, जिनको देखने के लिए लोग टीवी देखते हैं, उनको सिद्धू पाजी के, अर्चना पूर्ण सिंह के पीछे बिठा देते हैं कपिल शर्मा के शो में, है ना। पूरी दुनिया डिस्प्ले पे चल रही है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज़ में, आप में से कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग आप इस तरह की चीज़ों को ध्यान देते हो। तो जब आप सिद्धू पाजी के पीछे सुंदर लड़कियां बिठा रहे हो, मतलब सिद्धू पाजी के पीछे जो पहली रो है वो उनके पीछे की फ्रंट रो है, मतलब उनके पीछे कोई तो भी बैठेगा, और इतने सारे जो लोग बैठेंगे उसमें जो सबसे पहली रो होगी पीछे वालों में, उसमें सबसे सुंदर यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लोग बैठेंगे। फिल्म फेयर का शो हो तो जो फर्स्ट रो होती है, या किसी भी अवार्ड फंक्शन का, फर्स्ट रो सबसे महत्वपूर्ण लोगों की होती है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। तो जो आगे है, जो पहले है वो महत्वपूर्ण है, जो बाद में है वो कम महत्वपूर्ण है। ठीक, ऐसा सिर्फ लॉजिक लगाना। ठीक, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये लॉजिक है कंसेप्ट बिल्डिंग का। तो देखो जरा, मुग्धा ईट्स चॉकलेट्स में कर्ता पहले है, कर्म बाद में है। चॉकलेट्स आर रिटन बाय मुग्धा में कर्म पहले है या वस्तु पहले है, कर्ता बाद में है। तो कर्ता जब पहले हो मतलब कर्ता आगे हो, इसका मतलब कर्ता एक्टिव है, कर्ता कर्म को कर रहा है। कर्ता यानी डूअर, यानी कि सब्जेक्ट। कर्ता एक्टिव है, मुग्धा चॉकलेट खा रही है। कर्ता को एक्टिव बताया है, कर्ता को मेन बताया है, कर्ता को यानी कि कार्य करने वाले को कुछ करते हुए दिखाया गया है। जबकि इसका पैसिव देखो, चॉकलेट्स आर रिटन बाय मुग्धा, इसमें कर्ता को तो पीछे डाल दिया, यानी कर्ता क्या हो गया? पैसिव। और एक्टिव कौन हो गया? वस्तु। अब वस्तु कुछ कर तो रही नहीं है, इसलिए मेन तो करता ही है, पर जो मेन है उसको तो पीछे डाल दिया। ठीक, इसका मतलब मुग्धा क्या हो गई? मुग्धा जो सब्जेक्ट हुआ करती थी वो अब ऑब्जेक्ट हो गई। आया समझ? मुग्धा जो सब्जेक्ट हुआ करती थी वो अब ऑब्जेक्ट हो गई। आया समझ? आया? बहुत अच्छा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट हो गई, इसका मतलब वो पैसिव हो गई। पैसिव का अर्थ ही क्या होता है? पैसिव यानी निष्क्रिय। देखो आप इसका हिंदी मीनिंग ले लेते हैं, निष्क्रिय। एक्टिव यानी सक्रिय। अब क्रिय, क्रिय शब्द का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया से बना है क्रिय, यानी कि एक्टिविटी, एक्शन। ठीक, तो जो सहित यानी स, और निश यानी नहीं, रहित। तो जो क्रिया से रहित हो वो निष्क्रिय, और जो क्रिया से सहित हो वो सक्रिय। हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब साइंस में, क्या देयर आर सर्टन पैसिव गैसेस लाइक नियॉन, रेडॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नियॉन, इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते थे, इनर्ट गैसेस, रिमेंबर गाइस? इनर्ट, इनर्ट का अर्थ भी पैसिव होता है, जो रिएक्ट ही नहीं करते किसी और गैस के साथ या किसी कंपाउंड कंपोनेंट के साथ। तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट नहीं करती है वो पैसिव गैसेस या पैसिव एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस। चलो, तो पैसिव मतलब जो कुछ नहीं करता है। क्लास में कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, यार तू बड़ा पैसिव है यार, और कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, तू बड़ा एक्टिव है यार। तो एक्टिव पैसिव का सीधा लॉजिक,
जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव हो, यानी कि फ्रंट में हो, यानी कि कुछ करता हुआ नजर आए, यानी कि पहले सब्जेक्ट हो बाद में ऑब्जेक्ट हो, वहां एक्टिव वॉइस। और जहां सब्जेक्ट पैसिव हो, यानी कि बैक में चला जाए, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट करता हुआ दिखे, करना एक्टिव, कुछ न करता हुआ दिखे, पीछे चला जाए, पैसिव। ठीक। सर पर तब भी पैसिव वॉइस में तो कर तो वही रहा है ना, बता तो रहे हैं कि भाई चॉकलेट्स आर ईटन बाय मुग्धा, मतलब मुग्धा ही खा रही है। लेकिन सब्जेक्ट में कर्ता बनाने की बजाय उसको कर्म बना के पीछे ले गए हैं। ठीक, सब्जेक्ट को पीछे ले जाके कर्म बना दिया, इसलिए पैसिव मानेंगे। चलो भाई, ये तो लॉजिक कोई काम का नहीं है ऐसे देखा जाए तो। और जिन लोगों को लॉजिक से पढ़ना पसंद है कि हमको हर छोटी से छोटी चीज में लॉजिक चाहिए, उनके काम की चीज थी। बाकियों को तो सर बस आप कन्वर्जन करना सिखा दो, एग्जाम में हमको 5 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, 5 नंबर हमारे सॉलिड करा दो, काम खत्म, हम तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ आपके साथ। चलो, एग्जाम को देखो भी, पढ़ाई करेंगे। इफ यू, एक कहावत मैंने आपसे बोली थी, इफ यू शूट एट द मून यू विल एटलीस्ट लैंड अप एट स्टार्स। ठीक, तो अब जब 100+ पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, है ना, एक्टिव पैसिव को भी बहुत जबरदस्त लेवल पे ले जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम लेवल का तो उसमें अपने आप हो जाएगा यार। लाइफ के लेसन के तौर पर पढ़ा करो। चलो, तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब अपन एक्टिव वॉइस कब कब यूज करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद रूल्स। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की सूटेबिलिटी कब है, व्हेन डू वी प्रेफर एक्टिव वॉइस। पहला, एक्टिव वॉइस को हम प्रेफर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। एक्टिव वॉइस में जो क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर है। राम ईट्स मैंगोज, खत्म। अब इसको फालतू घुमा फिरा के बोल रहे हो मैंगोज आर रिटन बाय राम, कोई मतलब नहीं है ना। तो एक्टिव वॉइस का सबसे पहला पर्पज होता है क्लैरिटी। तो सर फिर पैसिव यूज ही क्यों करते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि पैसिव पूरा पूरा अनक्लियर होता है या एम्बिगुअस होता है? नहीं, कभी कभी पैसिव वॉइस के भी बहुत महत्व होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में भी, लेकिन ज्यादातर क्लैरिटी के लिए एक्टिव वॉइस। दूसरा, फॉर कंसाइजनेस, CONS, मैं ठीक से, CONCISE, लेट मी राइट इट अगेन, CONCISENESS, कंसाइजनेस रहती है एक्टिव वॉइस में। देखो आप क्या बना था हमारा सेंटेंस, अश्मीत विंस द मैच, खत्म, बस। द मैच इज वन बाय अश्मीत, फालतू की उलझन होती है, तो छोटा है ना, बस, अश्मीत विंस द मैच। तो कंसाइज का अर्थ क्या होता है, ब्रीफ, इसका मीनिंग है। तो एक्टिव वॉइस थोड़ा सा ब्रीफ रहता है, कम शब्दों में कहना हो तो सबसे बढ़िया एक्टिव वॉइस। फिर है, इट कन्वेज द मैसेज इफेक्टिवली। क्योंकि क्लैरिटी रहती है तो हमारा मैसेज जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बात बताना चाह रहे हैं, वो सामने वाले तक इजीली पहुंच जाती है। जैसे मैंने कहा, आई वॉज गिवन आई वॉज गिवन अ बॉल बाय हिम which was returned to him by me। मैंने एक पैराग्राफ बनाया है ना, ये ध्यान देना इस पैराग्राफ पे। आई वॉज गिवन अ बॉल बाय हिम विच वॉज रिटर्न टू हिम बाय मी। अब ये है ना, थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है पर मज़ा नहीं आ रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं। इसको कैसे लिखें एक्टिव में, ही गेव मी अ बॉल विच आई रिटर्न टू हिम। देखो आप, ये ज़्यादा छोटा है, ही गेव मी अ बॉल विच आई रिटर्न टू हिम, उसने मुझे एक बॉल दी, मैंने उसको वो वापस लौटा दिया। अब नंबर ऑफ वर्ड्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ड्स। ए को भी मिला लिया अपने, ए एंड द को भी मिला लिया। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रूव किया ना। प्रूव करने से काम होता है दादा, प्रूव हुआ। पहला कि क्लैरिटी, ही गिव मी अ बॉल विच आई रिटर्न। दूसरा, कंसाइजनेस यानी ब्रीफ, छोटा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये छोटा है। और ये पूरा मैंने पैसिव में बनाया था, ये बड़ा है। तो पैसिव में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अनरीजनेबली, जबकि एक्टिव में छोटा रहता है। और मैसेज भी इफेक्टिवली कन्वे होता है। सिद्ध हो गया, बात ही खत्म।
एक्टिव वॉइस को यूज़ करने की ये पर्पस है। सर हमको तो एक्टिव वॉइस इतना अच्छा लगा कि पैसिव पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम में आता है दादा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो पैसिव भी पढ़ते हो, पैसिव के भी अपने फायदे। देखो जब जब जिसकी बात करते हैं ना तब वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम एक्टिव की बात कर रहे थे कि उसके ये रीजन है महत्व के, अभी पैसिव के कर लेते हैं, वो भी अच्छा लगने लगेगा। चलो पैसिव को थोड़ा सा अपन ब्लू कलर से लेते हैं। पैसिव वॉइस कब हम प्रेफरेबली यूज करते हैं? पहला, टू एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्ट। एम्फेसाइज मतलब जोर देना, जोर देना। ज के नीचे नुक्ता लगाया है, देखना बड़ा मजेदार है। टू एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पे हमको जोर देना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही ब्रोक माय बैट, उसने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मेरे को तो मेरा बैट ज्यादा प्यारा है, मैं जो बैट पे जोर देना है कि यार मेरा बैट टूट गया यार, है ना, उसने मेरा बैट तोड़ दिया। एक सेंटेंस है, उसको क्यों महत्व दूं मैं, उसका नाम पीछे ले लो, मेरे को बैट पे जोर देना कि मेरा बैट तोड़ दिया उसने यार, है ना, तो बैट को पहले ले आओ। तो इसका पैसिव ज्यादा अच्छा लगेगा, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाते हैं। माई बैट वॉज ब्रोकन बाय, ये इसका पैसिव है। ब्रैकेट में ये एक्टिव है, ब्रैकेट में पी पैसिव है। वी विल कीप दिस सिमेट्री, है ना, फॉर एवर, जब जब तक हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे हमेशा। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये ब्रैकेट में ए क्या है और ब्रैकेट में पी क्या है। ठीक, अगर ऐसा कहीं नजर आए तो एक्टिव और पैसिव ही समझना आप। ठीक, वंस एंड फॉर ऑल फॉर क्लैरिटी। चलो अब जब मुझे बैट पे जोर देना है, ऑब्जेक्ट पे जोर देना है, अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट कौन था? ही ब्रोक माय बैट, सब्जेक्ट वर्ब माय, तो पॉजिटिव है, प्रोनाउन और बैट। बैट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को महत्व देना था, तो मैं इसका क्या बनाया, इसका पैसिव बनाया, माय बैट वॉज ब्रोकन बाय। आया? तो पहला रूल, टू एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का कब हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, या पैसिव वॉइस को प्रेफर करते हैं कब कब? ये वो चल रहा है ना, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे पढ़ क्या रहे हैं, बाकी तो हेडिंग डली हुई है। सेकंड है, व्हेन यू वांट टू कीप द नेम ऑफ द सब्जेक्ट डिस्क्रीट, ऐसे लिखो इसको, व्हेन यू वांट टू बी डिस्क्रीट अबाउट द सब्जेक्ट। बड़ा मजेदार है ना ये जो लॉजिक है ना, रीजन प्रेफर करने का। देखो पैसिव वॉइस को हम प्रयोग करते हैं तब जब हमको सब्जेक्ट के बारे में चुप रह जाना है, सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमको सब्जेक्ट का नाम लेना ही नहीं है। डिस्क्रीट एक इंग्लिश वर्ड है, आप लोग मीनिंग लिख लो इसका। डिस्क्रीट का अर्थ होता है सीक्रेटिव या सीक्रेट, नहीं कहना है आपको, जब उसको छुपा के रखना है। ठीक, चैट रूम्स में कुछ लोग डिस्क्रीट रहते हैं। कभी कभी ऐसा इंटरनेट फ्रॉड्स में आप देखते हो ना कि somebody with a discrete identity uh, had a chat with me and then he stole all my data from my computer, he hacked into my system, या फिशिंग हो गई। तो डिस्क्रीट मीन्स सीक्रेटिव। ठीक, बहुत अच्छा। एक वर्ड इंग्लिश में डिस्क्रिशन और होता है, DISCRETION। ये डिस्क्रिशन अलग है, इसका अर्थ होता है इच्छा पे या इच्छा से, स्वेच्छा से, है ना, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इच्छा पर ये काम होगा, ये अलग वर्ड है। ठीक, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड। चल, तो व्हेन यू वांट टू बी डिस्क्रीट अबाउट द सब्जेक्ट, अच्छा इसका प्रयोग है ना जब आपको किसी को ताना मारना हो, तो बड़ा मजेदार होता है। या जब आपको डायरेक्टली दुश्मनी मोल नहीं लेनी हो और फिर अपनी बात का मैसेज भी कन्वे करना हो, बहुत मजा आता है। देखो जैसे मैंने कोई बात कही, सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आई, या उसने मेरी बात का गलती इंटरप्रिटेशन लगा लिया, है ना, और ऐसा बहुत होता है। देखो जो उल्टे लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल उल्टे माथे के होते हैं, दिमाग ही उल्टा चलता है, हमेशा लड़ने पे उतारू होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत होता है। मैंने कहा कि यार राहुल तू मेरी बात समझा नहीं, तो अब राहुल मेरी बात को अगर उल्टा लेगा ना तो ऐसे लेगा, अच्छा मैं नहीं समझा, मतलब मैं ना समझ हूँ, मतलब तू ही समझदार है,
मतलब सारी समझदारी का ठेका तुम्हारे पास ही है। हाँ भाई, हम तो नासमझ ही हैं। अब आप ऐसे लोगों के सामने माथा फोड़ लो यार। आपने बड़े जेन्युइन इंटेंशन से बोला कि राहुल यार तू समझा नहीं, और वो तो आपके गले ही पड़ गया। एज इफ आपने उसको बहुत सारी गालियां दे दी और उसको बिल्कुल नीचा ही दिखा दिया, जबकि आपका ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको करना रहता है क्या, इसका प्रयोग। ये आपकी बात चली भी जाती है और आपको बताना भी नहीं पड़ता है कि कौन नहीं समझा। ठीक। तो जब मैंने कहा कि यू हैव मिसअंडरस्टूड माई मैसेज, तो फिर सामने वाला बिगड़ जाएगा। यू हैव मिसअंडरस्टूड या मिसइंटरप्रेटेड या मिसअंडरस्टूड माई मैसेज, तुमने मेरे मैसेज को गलत समझा। तो वो बोलेगा अच्छा, मैंने गलत समझा, मेरे को गलत फहमी हुई। तो अब आपको यू लिखना ही नहीं है, यू लिखना ही नहीं है। क्या करना है, पैसिव बना दो। कैसे करोगे, माई मैसेज हैज बीन मिसअंडरस्टूड। और बाय हटा सकते हो आप, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय यू ये लिखना जरूरी नहीं है, इसको ओमिट भी किया जाता है कई बार। ठीक। माई मैसेज हैज बिन मिसअंडरस्टूड। और जब चार लोग बैठे हो तो आप बोल ही सकते हो, आपने कोई बात बोली, राहुल लड़ा आपसे उस बात पे, फिर आप धीरे से बोल सकते हो, भाई देखो यार माई मैसेज हैज बिन मिसअंडरस्टूड। तो ये आपने जनरल वे में बोल दी बात, माई मैसेज हैज बिन मिसअंडरस्टूड। पैसिव वॉइस में सामने वाले पे पहुंची नहीं पहुंची, और डायरेक्टली नाम भी नहीं लेना पड़ा। क्या आप एक्टिव में बोलते तो कैसे बोलते, यू हैव मिसअंडरस्टूड माई मैसेज, है ना, क्योंकि मिसअंडरस्टूड माई मैसेज तो नहीं बोल सकते। हैव मिसअंडरस्टूड तो तब यू बोलना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट का नाम लेना पड़ता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, पर पैसिव में आप सब्जेक्ट को उड़ा भी सकते हो। ये महत्व है। जब आपको सब्जेक्ट का नाम लेना ही नहीं है, हेडिंग क्या है, व्हेन यू वांट टू बी सीक्रेटिव अबाउट द सब्जेक्ट, व्हेन यू वांट टू बी डिस्क्रीट अबाउट द सब्जेक्ट, तब आप क्या करो, भाई द मैसेज हैज बीन मिसअंडरस्टूड, है ना। तो ये है एक्टिव और ये है पैसिव, और इन दोनों ही केस में क्या बेटर है, पैसिव बेटर है। देखो पैसिव से भी प्यार हो जाएगा आपको। लॉ में, लॉ पढ़ते हो आप, लॉ में दिक्कत आती है बच्चों को समझने में। पहली बार जब लॉ पढ़ते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, अ, तो फिर सब कुछ ईजी हो जाता है। लेकिन जब पहली पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा तो लगता ही है ना। तो क्यों लगता है, क्योंकि लॉ में बहुत कुछ पैसिव वॉइस में होता है। ठीक। तो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एक्टिव पैसिव में एक्सपर्ट हो। तो जो बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिनके एक्टिव पैसिव के बेस स्ट्रॉन्ग है स्कूल से ही, आप में से कईयों के हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, शायद यहाँ कुछ नया मिले, कुछ लॉजिक्स नए मिले, कुछ तरीके नए मिले, है ना, पूरा पढ़ने के बाद। या फिर जो आता है उसका रिवीजन हो जाए अच्छे से, तो क्या बुराई है ना। समबडी विथ गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अगर आपके साथ बैठा है, तो टेक इट लाइक वी आर हैविंग रिन्यूअल ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड, रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड, है ना। थोड़ा सा ब्रश अप हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट या मुगालते में आने के बजाय, बी अ लर्नर, बी बी इनटू द फीट ऑफ योर टीचर, है ना। तो एक बार पढ़ लो बस, ये कहना है। तो जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, उनको लॉ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो इंग्लिश में, उसके बाद फिर से लॉ जब पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको लॉ में भी मदद मिलेगी, क्योंकि पूरा इंग्लिश में अपने आप मिलेगी। दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए इसीलिए तो हैं 100 नंबर में। चलो, व्हाट could be the third reason for using active passive voice, when the subject is unknown, when the subject is unknown। यहाँ तो नोन था लेकिन हमको छुपाना था, और यहाँ सब्जेक्ट हमको ही नहीं पता है। जैसे कि somebody stole my wallet, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। किसने चुराया, नाम मालूम है क्या भैया, बोल नाम नहीं मालूम, तो इसको पैसिव वॉइस में बोलना ज़्यादा बेटर है, माई वॉलेट वॉज स्टोलन। बस खत्म, माई वॉलेट वॉज स्टोलन। अब बाय को तो हटा ही सकते, मैंने कहा बाय प्लस सब्जेक्ट को कुछ कुछ केसेस में, इन सर्टन केसेस ओमिट भी किया जा सकता है पैसिव वॉइस में। तो यहां हमने हटा दिया। बाय समबडी जरूरत ही नहीं, जब नाम मालूम ही नहीं तो बाय समबडी बोल के क्या कर लोगे। जैसे हिंदी में बोलो तो एक्टिव वॉइस में कैसे बोलोगे, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, और इसका पैसिव करो हिंदी में, मेरा वॉलेट चोरी हो गया किसी के द्वारा। अब ये किसी के द्वारा हम बोलते ही नहीं है। जब हिंदी में पैसिव वॉइस में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा वॉलेट चोरी हो गया।
आगे बोल, पूरा कर। मेरा वॉलेट चोरी हो गया किसी के द्वारा। किसी के द्वारा तो ओमिट कर दो, बोलने की जरूरत ही नहीं, समझ गए। पता होता तो डायरेक्ट ही बोल देते, राहुल ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, एक्टिव में ही बोल देते। तो जब सब्जेक्ट नहीं पता हो और फिर कोई सेंटेंस बोलना हो तो बेटर है उसको एक्टिव में बोलने के बजाय पैसिव में बोल सकते हैं। है लॉजिक, प्योर लॉजिक, है ना। चलो भाई, सीधे स्टार्ट कर दें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट डन गाइस। किसी भी चीज़ की थ्योरी जब तक नहीं होती तब तक उसके प्रैक्टिकल में मज़ा नहीं आता। उसकी जानकारी तो हो भाई, प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने के पहले द्वार को समझो, अंदर क्या है ये समझो, फिर अंदर जाके जब मिलेंगे तो मज़ा आएगा लोगों से, है ना। उसी तरह से कंसेप्ट में घुसने के पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। यार हम शादी करते हैं तो भी लड़की से मिलते हैं 4 बार, या अगर लव मैरिज हो तो कई बार मिले हुए रहते हैं ऑलरेडी उससे, जान पहचान रहती तो उसके साथ जीवन भर प्रैक्टिकली हम रहते हैं। सिमिलरली इतनी बड़ी कंसेप्ट एक्टिव पैसिव की, एक बार हम उसकी थ्योरी तो पढ़ लें, फिर उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते ही रहेंगे। चलो, ये 3 रूल। चौथा रूल लिखते जाओ साथ में। व्हेन द सब्जेक्ट इज अनइम्पॉर्टेंट, व्हेन द सब्जेक्ट इज अनइम्पॉर्टेंट, जब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण न हो, अमहत्वपूर्ण। एग्जाम्पल देते हैं आपको इसका। ली हार्वे ऑसवर्ल्ड किल्ड जॉन एफ कैनेडी। ली हार्वे ऑसवर्ल्ड ने जॉन एफ कैनेडी को मारा था। एग्जाम्पल का सेंटेंस। पहला, ये एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनाते हैं। जॉन एफ कैनेडी was killed by ली हार्वे ऑसवर्ल्ड, ये पैसिव है। अब ऊपर वाला सेंटेंस, इसका एक्टिव देखना। बताओ, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है या उनको मारने वाला ली हार्वे ऑसवर्ल्ड महत्वपूर्ण है? ऑब्वियसली इस सेंटेंस में ली हार्वे ऑसवर्ल्ड जो मारने वाला है, सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है मारने की, मर्डर करने की, देखो किल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति मरता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं असैसिनेटेड। ठीक, जैसे इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर बॉडीगार्ड, तो किल्ड की जगह या मर्डर्ड की जगह हम वर्ड यूज करेंगे असैसिनेटेड। छोटा रखने के लिए मैंने किल्ड यूज किया था, लेकिन नॉलेज आपको देना जरूरी है। मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है मुझसे इंग्लिश तो उसको प्रॉपर वर्ड पता होना चाहिए। तो जब कोई बड़ा महान व्यक्ति इस तरह से किसी के द्वारा मार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं असैसिनेटेड, और इसका नाउन बनता है असैसिनेशन। और नॉर्मल में भी ये वर्ड यूज किया जाता है खत्म करने के लिए, हनन करने के लिए। जैसे कि किसी के चरित्र को खत्म कर रहे हो आप, किसी के बारे में मीडिया में इतना भला बुरा बोल रहे हो कि वो तो भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है, घूस लेता है, रिश्वत लेता है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। कैरेक्टर असैसिनेशन, तो बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। असैसिनेशन को मैंने कैसे याद किया था, देखो बड़ा मजेदार है। एस, फिर एक और एस है, एस एस, फिर आई, फिर नेशन। मतलब गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर मेरा राष्ट्र। दिस इज हाउ वी डिड इट व्हेन वी वर किड्स। ऐसा मत कर लेना भैया। चलो, जॉन एफ कैनेडी वॉज असैसिनेटेड बाय ली हार्वे। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण है, तो क्या करना? तो फिर इसको पैसिव वॉइस में लेके आना, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व ज्यादा मिलता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है लास्ट में। इसलिए जहाँ सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो वहां पर एक्टिव वॉइस, और जहाँ ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो वहां पर पैसिव वॉइस। इसका एक और बन जाएगा। लो, इसको इंडियन पैरेलेंस में बना लो। इंदिरा गांधी के अलावा और कौन था महान व्यक्ति जिसको मारा गया था गोलियों से? रिमेंबर? यस, आई एम श्योर आपने सही पकड़ा है ना, सही पकड़े हैं। चलो, वो है महात्मा गांधी। तो क्या बनेगा सेकेंड एग्जाम्पल? बोलो। नाथूराम गोडसे assassinated महात्मा गांधी।
क्या बनेगा इसका? एक्टिव का पैसिव। पैसिव ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका, क्योंकि गांधी जी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गोडसे? ऑब्वियसली गांधी जी। तो बनेगा महात्मा गांधी वॉज assassinated by नाथूराम गोडसे. See, MG was killed by NG. MG was killed by NG. चलो भाई, तो दिस इज हाउ इट गोज. चौथा रीजन. पांचवा रीजन टू प्रेफर एक्टिव के ऊपर पैसिव वॉइस, टू क्रिएट एन अथॉरिटेटिव टोन. टू क्रिएट एन अथॉरिटेटिव टोन. इसका एग्जांपल, डोंट स्मोक. या वी prohibit smoking in the restricted area. ठीक, इसका पैसिव बनाओ. स्मोकिंग is prohibited in the restricted area by us को अपन हटा सकते हैं, है ना? तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया. अब आप ऊपर वाला सेंटेंस एक बार बोल के देखो मन में, और नीचे वाला बोल के देखो. वी प्रोहिबिट स्मोकिंग इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया. वी प्रोहिबिट स्मोकिंग इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया. ठीक है, आप उसको पहले तो पोलाइट जा रहा है, थोड़ा सा जोर दे के बोलो तो भी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नहीं बन रहा है. और स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अगर आप 4 बार बोलोगे ना तो आपको आ जाएगा. ऐसा नहीं कि मुझे पता है या मुझे ये पढ़ाना है, अथॉरिटेटिव टोन को सिद्ध करना है इसलिए मैं उस अंदाज में बोल रहा हूँ. आप देखना कहीं पे बोर्ड्स वगैरह में भी लिखा हुआ मिलेगा, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना. रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन कॉलेज प्रीमाइसेस. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका एक्टिव बनेगा वी प्रोहिबिट रैगिंग इन कॉलेज प्रीमाइसेस. तो ऐसा लगता है इट्स ए काइंड ऑफ अ सेंटेंस, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस. एक डिक्लेरेशन है कि भाई हमने रैगिंग को यहाँ प्रोहिबिट कर रखा है. ठीक है, करा होगा तुमने. लेकिन जब आप इसको पैसिव में लिखते हो ना कि रैगिंग इज प्रोहिबिटेड इन द कॉलेज प्रीमाइसेस, तो इससे जो थोड़ी सी अथॉरिटी बनती है आपकी, थोड़ा सा वजन पड़ता है बात में. तो पैसिव वॉइस से कभी कभी अथॉरिटेटिव टोन भी बनता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है. ठीक, ये भी एक कारण है पैसिव वॉइस को यूज करने का. ठीक, बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में. 3 कारण थे एक्टिव यूज करने के, क्योंकि सिंपल 3 कारण है और ज्यादातर वैसे भी यूज होता है, लेकिन पैसिव को यूज करने के 6 कारण है. लास्ट, छठा और बढ़िया कारण, इट इज many a times, not always but many a times used in newspaper headlines. जैसे, क्यों? अच्छा, इसका कारण ये भी है क्योंकि वहां पर एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट या डूअर. कर्ता से ज्यादा क्रिया महत्वपूर्ण है, मैं बताता हूँ. न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखो आप. टू हाउसेस बर्न्ड इन द, बस 2 हाउसेस बर्न्ड, बस ठीक है. 2 घर जले, आगे क्या? बाय द फायर, है ना. इसका एक्टिव क्या बनेगा? फायर बर्न्ड 2 हाउसेस. आग ने 2 घर जला दिए. ठीक, लेकिन जिसने जलाया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, पता ही है आग ने जलाया, तो क्या करते हैं?
घर जो जले उसका ज़्यादा महत्व था, है ना। एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जलने की एक्शन वैसे भी। तो 2 हाउसेज बर्न्ड बाय द फायर, ये पैसिव है, एक्टिव है। पैसिव में ज़्यादा अच्छी बन रही है, देख लो आप न्यूज़पेपर हेडलाइन कौन सी बनेगी, फायर बर्न 2 हाउसेज, ये या 2 हाउसेज बर्न्ट, बस 2 हाउसेज बर्न्ट बाय द फायर अपन ने ऐड किया है, न्यूज़पेपर में नहीं लिखेंगे वो, है ना। 2 हाउसेज बर्न्ट, पर ये इम्प्लाइड है कि ये जो सेंटेंस है किसमें है, ये पैसिव वॉइस में, 2 घर जले, है ना। या इंडिया डिफीटेड बाय न्यूजीलैंड बाय 10 रन्स, भारत न्यूजीलैंड के द्वारा 10 रन से पराजित हुआ। इस तरह की न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनती हैं। चलो, ये हो गए हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के रीजंस के, एक्टिव क्यों यूज़ करते हैं, पैसिव क्यों यूज़, एक्टिव वॉइस यूज़ करने के मोटे मोटे 3 रीजंस, पैसिव यूज़ करने के मोटे मोटे 6 रीजंस। लेकिन 6 होने के कारण पैसिव ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता। जहाँ एक्टिव से काम ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ एक्टिव का यूज़ करते हैं, जहाँ पैसिव से काम बढ़िया होता है वहाँ पैसिव का यूज़ करते हैं। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। चलो, कुछ एक रूल्स आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला दूसरा रूल, एक दो रूल हम लोग लेते हैं आज। पहला रूल है, हेडिंग डाल लो रूल्स, कॉपी बना लो, बनी हुई है आपकी, उसमें लिखना है साथ साथ में, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। चलो, रूल नंबर 1, इसका नाम है चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो। देखें कैसे, फटाफट से 4 एग्जाम्पल एक के बाद एक, है ना, कॉपी में लिखते जाना। 8 सेंटेंसेस बनेंगे, 4 एक्टिव के 4 पैसिव के। दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, वो मुश्किल खड़ी करते हैं। ही विंस द गेम, एक सिंपल बना रहा हूँ एकदम। राज लव्स सिमरन, जीत हेट्स पराजय। चलो, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। क्या करना है, दे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, राज सब्जेक्ट है, जीत सब्जेक्ट है। इन चारों सेंटेंस में एक एक सब्जेक्ट है। क्रिएट वर्ब है, विन वर्ब है, लव वर्ब है, हेट वर्ब है, ठीक। प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, गेम द गेम ऑब्जेक्ट है, सिमरन ऑब्जेक्ट है, पराजय ऑब्जेक्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 वर्ब और ये 4 ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑरेंज कलर से इसका पैसिव बना रहा हूँ, ठीक। ब्लू वाले सारे एक्टिव वॉइस हैं और इनका पैसिव यहाँ पे बना रहा हूँ। चलो, पैसिव क्या बनेगा, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय देम। ही विंस द गेम, या द गेम, गेम ही था ये सिंगुलर, तो द गेम इज वन बाय हिम, ही का हिम होगा, ये भी रूल पढ़ेंगे अपन। राज लव सिमरन, तो सिमरन इज लव्ड बाय राम। जीत हेट्स पराजय, पराजय इज हेटेड बाय जीत। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। क्या करा है हमने, चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। मतलब सब्जेक्ट जो था एक्टिव का, वो आप देखो इधर, दे का देम बन के इधर आ गया है, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। जो ऑब्जेक्ट था
वो पहले आ गया है। तो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह है, और सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में मैं ये वाला चिन्ह लगा सकता हूँ। दोनों अपनी जगह स्वैप कर लेते हैं, खत्म। चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 वेरी इजी रूल, ठीक है। रूल नंबर 2 जो इसी में से निकल जाएगा, पर लिख लेते हैं। रूल नंबर 2 है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। 1 2 3 एंड 4। दे clean the floor, he ate the apple, we rise। फ्लाई का बनाते हैं। वी फ्लाई kites, she drinks वाटर। तो सब पीते हैं, आज उसको कोक पिलाते हैं। चल कोका कोला, क्योंकि वो खुद भी कोका कोला है। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बोला था कोका कोला तू। चलो है नहीं यार। चलो दे क्लीन द फ्लोर, क्या करना है? चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं यार, बताया था। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा बच्चे लोग वर्ब के 3 फॉर्म की लिस्ट। मेरे पास बहुत सारी वर्ब्स के तीनों फॉर्म है। एक बार उसको यू जस्ट गो थ्रू इट। बहुत सारा मटेरियल डालूंगा मैं व्हाट्सएप पे, मेरे पास बहुत मटेरियल है। जब मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेता हूँ उसका भी बहुत मटेरियल है, वो तो नहीं डाल पाऊंगा। क्लैट का इंग्लिश पढ़ाया है, कैट का इंग्लिश पढ़ाया है, सीईटी का इंग्लिश पढ़ाया है, सीएस फाउंडेशन का इंग्लिश पढ़ाया है। तो बहुत मटेरियल बहुत सारा है। अपना कोर्स तो छोटा है बहुत, मटेरियल इंग्लिश में बहुत है। तो मैं जो जो मुझे उचित लगेगा अपने कोर्स से रिलेटेड वो आपको डाल दूंगा। जो कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो वो मैं डाल दूंगा, डोंट वरी, बी ऑलवेज देयर। तो दे क्लीन द फ्लोर, इसका पहले तो बना लो पैसिव। तो दो बनेगा द फ्लोर इज क्लीन्ड। अब है ना, फर्स्ट वाला रूल तो लग ही रहा है। फर्स्ट वाला रूल था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वो तो लग ही रहा है। अब इसमें सेकंड वाला रूल भी जोड़ते जाना। जब 4 रूल हम पढ़ लेंगे तो अब कभी सेंटेंस बनेगा तो फिर उसमें चारों लगेंगे, ठीक। तो अब जब पहला पढ़ लिया, क्योंकि उस पर मैं उस पर ध्यान था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो रहा है, तब भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कर ही रहे थे, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिला रहा था क्योंकि वो रूल नहीं पढ़ा था। अब ये रूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो द फ्लोर इज क्लीन्ड बाय देम, ठीक। वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। अपने को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करना हैगा, हैगा। ये बढ़िया इंदौरी शब्द। द फ्लोर इज क्लीन्ड बाय देम। ही एट द एप्पल, इसमें सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन। भले यहाँ सेकंड है लेकिन इसका पैसिव बनाएंगे तो द एप्पल वॉज इसलिए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, एट है। ईटन बाय हिम। यहाँ पे कोई की नहीं है अलग से लिखने की। जो ब्लू कलर से है वो एक्टिव है, जो ऑरेंज से है वो पैसिव है। तो द एप्पल वॉज ईटन बाय हिम, देख लो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म। वी फ्लाई काइट्स, तो काइट्स आर फ्लोन बाय अस। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म और
फ्लोन थर्ड फॉर्म, ठीक। द काइट, काइट्स आर फ्लोन बाय अस, वर्ब का फिर से थर्ड फॉर्म, तीनों में थर्ड फॉर्म है। चौथा, शी ड्रिंक्स कोक, कोक इज ड्रंक बाय हर, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, मैंने जानबूझ के वर्ब्स लिए जिनके हर बार ईडी नहीं लग रहा है। ईडी लगाना सबसे कॉमन है, लेकिन इन तीनों में देखो ईट ईट ईटन अलग बन रहा है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो जिनका थोड़ा राइज रोज राइजन, अराइज अरोज अराइजन, जिनका थोड़ा अलग बन रहा है वो मैंने जानबूझ के लिए थे। रूल नंबर 2 हुआ। तो आज हम लोगों ने 2 रूल बेसिक पढ़े, एक तीसरा रूल है एडिशन ऑफ द वर्ड बाय, ये भी कर लेते लगे हाथ, है ना, थोड़ा सा टाइम है आज का मेरे पास। रूल नंबर 3, अच्छा ये हम अभी लगा ही रहे थे बाय, तो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, रूल बना के फिर सेंटेंस बन जाएंगे। लिखो, एडिशन ऑफ द वर्ड बाय, एडिशन ऑफ द वर्ड बाय या प्रीपोजिशन बाय, बाय प्रीपोजिशन लगता है कब, जब आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना हो, अदरवाइज आप बाय को हटा भी सकते हो, तो ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप ठीक से लिख लेना, नॉट कंपलसरी। कब, जब यूज कर, मतलब ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल क्यों है कि जब आपको सब्जेक्ट का नाम डिनोट करना हो तो आप लिखोगे बाय राहुल, बाय गौरव, बाय साक्षी, ठीक। लेकिन जब आपको ओमिट करना हो, जैसे कि बाय समवन, तो आप इसको ओमिट कर दोगे, माय वॉलेट इज स्टोलन, बाय समवन नहीं भी लिखा तो चलेगा। या जब ऑब्वियस हो, है ना, ऑब्वियस जैसे द पुलिस कॉट द थीफ, तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, कई बार ऑब्वियस होता है कि किसने पकड़ा, पुलिस ही तो पकड़ती है चोरों को, तो आप यहाँ पर खा भी जाते हो कभी कभी, ठीक। चलो, क्या खा गए, बाय प्लस सब्जेक्ट खा गए, यानी कि ओमिट कर दिया, नहीं बोला, पर जनरली तो एडिशन होता ही है, इसके भी बना देते हैं फटाफट से। जैसे हर रूल के मैं 3-4 सेंटेंस बना रहा हूँ, आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आगे जब रूल बड़े रूल आएंगे तो हम उनके ज़्यादा ज़्यादा भी लेंगे, तो तकरीबन हम लोग क्लास में ही अगर 70-80 सेंटेंस या उससे ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्लस मॉड्यूल के पीछे जो है, प्लस मेरे नोट्स में जो प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सारा मिलजुल के अगर हम कर लेते हैं तो 150-200 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो सकती है, विच विल बी मोर देन इनफ। 5 नंबर के तो आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 4 से लेके 5 नंबर में, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट सब मिला के 6 नंबर 7 नंबर, ठीक। तो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो, समवन ब्रोक माई ग्लास, समवन ब्रोक माई ग्लास, ये पहला सेंटेंस। दूसरा लिखो, द थीफ स्टोल माई वॉलेट, तो द थीफ स्टोल माई, इस बार वॉलेट की जगह गन लेते हैं, गन रखी थी घर में वो चुरा के ले गया। अगला लिखो, राजू कैचेस द बॉल, तो एडिशन ऑफ द वर्ड बाय, इसका क्या बनेगा, माई ग्लास वॉज ब्रोकन, आगे बाय समवन, और ऑप्शनल है, आपको बाय समवन लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक। चलो, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। द थीफ स्टोल माई गन, बस यहाँ फुल स्टॉप है। द थीफ स्टोल माई गन वॉज स्टोलन बाय द थीफ, अगेन ऑप्शनल है, आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं तो लिखो। चोरी हुई है मतलब किसी चोर ने चुराई है, ठीक। तो अब जब थीफ का नाम ही नहीं पता है, थीफ तो कॉमन नाउन है, कोई व्यक्ति का नाम बताओ कि राज ने चुराई की सिमरन ने, थीफ तो कॉमन नाउन है। चल, राजू कैचेस द बॉल, अब यहाँ ये ठीक है, कैच तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, है ना, तो चूंकि बॉल को कैच कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कैच कर सकते हैं। भाई शाहिद कपूर ने दिल फेंका तो सोनाक्षी सिन्हा ने कैच किया, अगली बार फेंका तो छोड़ दिया, तो फिर शाहिद कपूर ने गाना गाया, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, है ना, दिस वॉज टूडेज पीजे। तो कैच तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रॉपरली नाम दिया द बॉल, ऑल दो ये कॉमन नाउन है द बॉल, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाय लिखेंगे अपन, राजू। अच्छा वैसे भी बॉल की बात तो चली नहीं रही है, बाय तो राजू आएगा, और राजू तो व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन है, तो फिर तो आएगा ही आएगा बाय। तो द बॉल
was catch caught 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 by राजू. बाय राजू इसलिए आएगा क्योंकि बाय के बाद जो राजू है वो प्रॉपर नाउन है, तो उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा भैया. द बॉल वॉज कॉट बाय राजू. तो एडिशन ऑफ द वर्ड बाय. थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि हम तो करेंगे ही बाय समवन बाय थीफ, तो इसका मतलब बाय का प्रयोग कर रहे हैं ना, बाय वर्ड ऐड कर रहे हैं, है ना, जो एक्टिव वॉइस में नहीं था, इसीलिए तो इसको इसका एडिशन. एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, यहाँ पर कलर चेंज नहीं किया तो अच्छे से लिख भी दिया एक्टिव पैसिव. चलो एक और ले लेते हैं, सिमेट्री हो जाएगी चार चार सेंटेंस की. ही नरेटेड द स्टोरी. गाइस वी आर ऑल राइटिंग ऑन दिस लैपटॉप स्टफ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग बिगड़ते जा रही है. आई गॉट अ गुड हैंड राइटिंग बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा रोक के पॉज करके देख लेना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ. ही नरेटेड द स्टोरी, तो द स्टोरी वैसे क्या कर्सिव है, एंड आई एम श्योर कर्सिव में आपको समझ में आता होगा कि क्या कैरेक्टर या कौन सा लेटर कैसे बनाया. द स्टोरी वॉज narrated, and since I am also speaking it, what I am writing, the story was narrated by him. Again we have used the word by. So we are done with it. We have learnt properly three rules of active passive. कौन से तीन rule? पहला, change the subject and the object, interchange their position, subject becomes object and object becomes subject. पहला rule. दूसरा, change the form of the word to third form, है ना. Every verb in passive voice will come into its third form, whether it is in third, first or second form in active voice. When we convert it to passive voice, it comes into past participle form. And third, addition of the word by, third rule, है ना. But by can be omitted at times when the subject is obvious. Everybody knows there is no need of saying thief ने चुराया, क्योंकि thief तो पता ही अगर चुराया तो thief नहीं चुराया. या when the subject is unknown, अब someone मतलब आप जानते ही नहीं हो तो छोड़ो ना फिर subject का नाम. So at times you can skip या omit also, and at times you have to write also. When you write the name of the subject, before the name of the subject you write the word by in passive voice. So addition of the word by, conceptually clear. Perfect. चलो idiom ले लें. Idiom of the day. दो लेते हैं आज सिर्फ. आज पहला लिखो, burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. Burn जलाना, the candle, ये candle लिखा है, at both ends. इसका मीनिंग है to work too hard, to work, WORK work, too hard, बहुत ज़्यादा hard, without enough rest, without enough rest. जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट नहीं ले रहे हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो फिर ये कहने में, देखो कैंडल है, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से काट दो तो वहां से भी उसकी वो निकल जाती है उसकी बाती. तो ऊपर से जलाओ नीचे से जलाओ तो फिर कैंडल तो जल्दी पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी. दोनों एंड से कैंडल को जला के अगर आड़ी रख दो स्टैंड पे, इधर से भी जल रही है इधर से भी जल रही है, तो वो तो जल्दी जल जाएगी एकदम भर. तो जो 15-20 मिनट आधे घंटे चल सकती थी वो 5 मिनट में कैंडल हो जाएगी खत्म, है ना. इसका मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो रेस्ट नहीं लेते हो, यानी कि आप दो तरह से अपने आप को काम में झोंक रहे हो, है ना. मतलब जब काम का समय है तब तो काम कर रहे हो, जब रेस्ट का समय है तब भी काम कर रहे हो, तो यू आर बर्निंग द कैंडल विद बोथ एंड्स. तो फिर इसमें आप संभावना है कि बीमार पड़ सकते हो. तो इट विल बी वेरी गुड टू यूज. जब आप किसी को देखते हो दिन रात मेहनत करते हुए तो आप बोलोगे, बॉय यू आर बर्निंग द कैंडल विद बोथ हैंड्स, you might fall sick and then you will have to be on bed for a long time. That is not going to help the cause. Instead, work with enough rest intervals, and that will give better output, more output, and you will be surviving for a longer period of time in the field in which you are working. So one should not burn the candle with both hands. किसी भी तरह से यूज कर लो इसको, ठीक. राहुल यू आर बर्निंग द कैंडल विद बोथ हैंड्स, आई एम अफ्रेड यू विल फॉल सिक, प्लीज टेक रेस्ट. ये हो गया सेंटेंस. चलो एक और लो. बीट
ब्लैक एंड ब्लू, इसका मीनिंग है टू बीट मर्सीलेसली। मर्सीलेसली यानी कि बिना दया के, बिना करुणा दया किए इतना मारना कि मार मार के अधमरा कर देना, बहुत मारना, इतना कि वो काला भी पड़ गया और नीला भी पड़ गया। कई बार किसी को मारो तो नील जम जाती है ना बॉडी पे, खूब मारा, आँख पे मारते, बॉलीवुड में बहुत दिखाते हैं, आँख पे घुसा मारा, यहाँ से स्टार निकलते हैं, गर्दन हिलाता है और यहाँ आंखों के आगे काला काला हो जाता है। तो बीट यानी मारना, कितना कि वो काला नीला पड़ जाए। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स टू बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, दया रहित। मर्सी इज द वर्ड, मर्सी, मर्सी, पिटी, क्लेमेंसी, इनका अर्थ होता है दया। ठीक, बड़ा मजेदार है ये सिनोनिम हो गए आज के, बीच बीच में 3 सिनोनिम हो गए, अपने आप ही बोलचाल में हो गए। तो बीट मर्सीलेसली, इसका मर्सीलेसली इसका सेंटेंस क्या बनेगा? राहुल हैज बीटन गौरव ब्लैक एंड ब्लू, ही इज इनटू बेड। बस, राहुल ने गौरव को बहुत बेरहमी से मारा और वो अभी बिस्तर में पड़ा हुआ है। एंड ही इज बेड रिडन, ये ज्यादा अच्छा है। बेड रिडन इज अ फ्रेज, इडियोमेटिक फ्रेज। बेड, बेड बी ई डी, बेड, रिडन यानी लाइंग सिक ऑन बेड, जो बीमार पड़ा हुआ बिस्तर पे। राहुल इज बेड रिडन फॉर लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से वो बिस्तर पे ही पड़ा है, मतलब सोया नहीं है, बीमार है इसलिए बिस्तर पे पड़ा है। देखो बात बात में तीसरा हो गया, वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग यू टू, पर ऐसे ही बोलचाल में बात करते करते एक और तीसरा भी निकला है। So these are the 3 idioms, and let's hope nobody remains bedridden, and let's pray everybody's fit. Helen Harty, Helen Harty again is an idiom, कल पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से। Till then, let's hope you are Helen Harty, I am Helen Harty. Let's all wish everybody remains Helen Harty. You've heard me very patiently. I'm very thankful to you people. अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए bye bye, take care and keep smiling. Thank you so much.